सम अप करते आगे स्पीडली। न्यूक्लिक एसिड था, डीएनए दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए आरएनए, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, बस एक चीज़ याद रखना, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप, ये मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम डीएनए देखो चाहे तुम आरएनए पढ़ो। ठीक है, जब हम पेंटोज शुगर पढ़े थे उसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर देखा था कि जब भी आपको डीएनए पढ़ना हो तो याद रखना इसके सेकंड पोजीशन पे एक OH गायब होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, डीऑक्सी। इसमें राइबोज होता है, इसके सेकंड पोजीशन में OH प्रेजेंट होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में जो किया था वो किया था नाइट्रोजन बेस के टाइप, क्योंकि पेंटोज शुगर तो हमने पहले किया, राइट। इसके बाद अपन क्या किया, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस टू टाइप्स क्या था, प्यूरिन और पैरामिडीन। ये एडेनिन था और ग्वानिन था। इसमें क्या था, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, है ना। इसका एक शॉर्ट मेथड हमने किया हुआ था, इसको याद से कर लेना, ठीक है। सेकंड पोजीशन में और H प्रेजेंट होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। उसके बाद ये ग्वानिन हो गया, ये पिरामिडिन, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद जिससे फॉर्म होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आराम से देख करके आप लोग एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। उसके बाद हमने किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप का, एक न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। जब न्यूक्लियोसाइड, ये देखो याद रखना है 2 मिनट के लिए, ये टाइड लिखा है और ये साइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए और एक न्यूक्लियोसाइड चाहिए। न्यूक्लियोसाइड के लिए पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन ग्रुप चाहिए, जो हमने देखा था। ये था आरएनए, ये था डीएनए, पॉलीडाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। इसके जस्ट बाद हमने क्या किया था कि इसके बॉन्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है। ये कौन सा, एक राइबोस शुगर यहाँ पे फॉस्फेट किस तरीके से जोड़ता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन है। प्यूरिन जब भी जुड़ेगा तो 9th पोजीशन पे, देखो पेंटोज शुगर जब भी प्यूरिन के साथ जुड़ेगा तो C1 और 9th पोजीशन पे। पेंटोज शुगर जब भी जुड़ेगा पैरामिडिन के साथ तो C1N1 के साथ क्या बनाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ तक हमने किया था। उसके बाद इसका न्यूक्लियोसाइड के नाम में बस याद रखना, न्यूक्लियोसाइड के नाम में SIN, SIN, DIN, DIN होता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले थे नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसका, डीएनए का, ठीक है, ठीक। डीएनए का कल पढ़े थे अपन केमिकल कंपोजिशन, आज क्या पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर। जब भी आप डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, ठीक है, तो आप सब जानते हो कि डीएनए की स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है। तो एकदम कॉमन डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं, ये आपका मिलता है पेंटोज शुगर, ठीक है, ठीक, इतना पता है आपको, है ना। यहाँ पर एक जुड़ा होता है कौन, फॉस्फोरस ग्रुप, ठीक, 5th पोजीशन, यस सर, 5th पोजीशन, ठीक। यहाँ से आपको पता था CH2OH था यहाँ पर, अगर आपको याद होगा तो, ठीक। और ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये वाला पोजीशन कौन सा पोजीशन, 3rd पोजीशन क्या है, ओपन है, क्या है, खाली है, ठीक है। 3rd पोजीशन खाली है। तो एक बात याद रखना, ये 5th पोजीशन, कभी भी डीएनए आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो डीएनए का कुछ स्टेप का आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपने ऐसा 5' पढ़ा था, 3' पढ़ा था, इसके अपोजिट 5' और यहाँ 3'। तो ये 5' क्यों होता है, क्योंकि याद रखना, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, 3rd कार्बन है, 4th कार्बन है, 5th कार्बन है। तो 5th कार्बन के 5th पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक। और नीचे कौन खाली है, ध्यान से देखना, नीचे कौन खाली है, OH ग्रुप है। तो याद रखना जो 3rd रहता है वो हमेशा खाली रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3', ठीक है। ये समझ में आया कैसा हुआ, ठीक। जब भी एक और बॉन्ड जुड़ेगा तो वो कैसे जुड़ेगा, एक और कैसे जुड़ेगा, है ना। तो याद रखना यहाँ से जुड़ता है, एक फॉस्फोरस, एक और फॉस्फोरस, ऐसा,
ठीक है, ऐसा, राइट। ये किसका ऐसे जुड़ा, फिर यहाँ का जो OH खाली था, फिर यहाँ से एक फॉस्फोरस जुड़ा, फिर यहाँ से कौन जुड़ा, एक कार्बन जुड़ा। तो ये देखो दिख रहा है 5th डैश, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, OH का 3rd पोजीशन क्या दिख रहा है यहाँ पर, 3rd पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि कैसे आया। उसके बाद देखो यहाँ पे जुड़ा रहता है कोई भी, जैसे एडेनिन यहाँ पे जुड़ा है, मान के चलो ग्वानिन, ठीक, वैसे यहाँ पे जुड़ा है मान के चलो साइटोसिन। तो जस्ट इसके अपोजिट में क्या होगा, कोई और ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे ये एडीन है ना, तो यहाँ पर कौन होगा, थाइमीन, ठीक, ये थाइमीन जुड़ा होगा। और जस्ट थाइमीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, या अगर किसी भी नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। वैसे ही साइटोसिन के अपोजिट में कौन जुड़ता है, ग्वानिन के साइटोसिन, ठीक है। याद रखना एडेनिन थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड्स, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड। वैसे यहाँ पर भी आएगा कितना, 3 बॉन्ड, और यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है, आ रहा है थोड़ा समझ में, हाँ। तो यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, ठीक, यहाँ पे कौन जुड़ा होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर कौन जुड़ा होगा, एक OH खाली होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर यहाँ से कौन जुड़ा होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप से फिर कौन जुड़ा होगा, एक नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ठीक, इस तरीके से फिर यहाँ OH खाली होगा। तो इस तरीके से देखो पूरा बॉन्ड बनता चले जा रहा है, ठीक है। ये 5 डैश है, नीचे 3 डैश है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट, सॉरी ये ऐसा नहीं होता, जस्ट ये अपोजिट होता है, यानी ये थोड़ा सा उल्टा घुमा होता है, ठीक। जैसे O इधर है ऐसा, ये ऐसा OH खाली है, तो ये क्या हो गया 3 डैश। और जस्ट यहाँ पर क्या हो गया, एक कौन जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फिर यहाँ से कौन जुड़ा, फिर ये उल्टा हो गया, ठीक है। ठीक, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक। ठीक है, तो ये OH यहाँ से ये ज्वाइंट हुआ होगा, ठीक, इस तरीके का, है ना। तो इस तरीके से ये उल्टा ज्वाइंट होता है, इसलिए 3 डैश है। और यहाँ पर कौन सा डैश होता है, 5th कार्बन का है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, C 5 कार्बन का है, और फिर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस, तो ये क्या बन जाता है 5 डैश। तो देखो यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 3 था, वैसे यहाँ पर 3 है अपोजिट, और यहाँ पर 4 है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एकदम एंटी पैरेलल, ठीक है। समझ में आया मैं क्या से बोल रहा हूँ, ये ऐसा है तो ये ऐसा, दोनों दोनों ऐसे करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, एडेनिन डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर रेडी होता है, और वो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना, जैसे यहाँ पर इसको मैं दोबारा बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा, ठीक। यानी अब ये दिखेगा कैसे, अगर ये बनता है तो ये कुछ
ठीक है, ऐसे करिए। ठीक, इसको और अच्छे से बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसा। तो यहां पर होता क्या है ओरिजिनल में, यहां पर होते हैं 10 नाइट्रोजन बेस। क्या होते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो जैसे यहां पर कौन होगा, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, 1 2 3 4 5 6 7, फिर एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, कितना हो गया? ठीक, यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानोसिन, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इसके बीच में कितना बॉन्ड बना? कितना बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। इसके बीच में भी क्या बना? डबल बॉन्ड। इसके बीच में कितने बॉन्ड बने? ट्रिपल बॉन्ड। इसके बीच में कितने बॉन्ड बने? डबल बॉन्ड। इसके बीच में कितने बॉन्ड बने? डबल बॉन्ड। इसके बीच में कितने बॉन्ड बने? डबल बॉन्ड। इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या समझ में आता है? तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि एक जो डीएनए है ना, एक डीएनए एक तो एंटी पैरेलल है, ऊपर से आपस में इस तरीके से लपेटाया हुआ है। ठीक है, एक तरीके से इस तरीके से लपेटाया हुआ है। ठीक है, और जब ये लपेटाता है तो इसको बोलते हैं, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। ठीक है, सिंगल हेलिक्स, एक हेलिकल फॉर्म। तो ये जो 1 हेलिकल फॉर्म है, तो इस 1 हेलिकल में कितने नाइट्रोजन बेस हैं? तो याद रखना, इसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेस हैं? तो 10 नाइट्रोजन बेस मिलते हैं। कितने नाइट्रोजन बेस मिलते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नाइट्रोजन बेस के बाद ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक का जो एक डीएनए का डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का, इन द सेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपका जो ये वाला लाइन है, ये यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होता है, ये इतना जो डिस्टेंस होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक, कहाँ से? पूरा होल डीएनए की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10 नाइट्रोजन बेस हो गए, 20 एंगस्ट्रॉम इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक, उसके बाद एडेनिन और ग्वानिन। ठीक, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? इसके बीच का, यानी 2 नाइट्रोजन बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उतना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, वैसे ही एक हेलिकल, मतलब एक हेलिकल का मतलब अभी जो बताया, ये 1 हेलिक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 हेलिकल का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यानी एक हेलिकल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, उसके बाद एक हेलिकल के अंदर कितने हैं? 10 नाइट्रोजन बेस। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? ठीक, और 2 नाइट्रोजन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और ये कौन सा? 3 डैश, तो ये कौन सा होगा? 5 डैश, और जो 5 डैश है उसके नीचे 3 डैश, और जिसके पास 3 डैश है वहाँ पर 5 डैश। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर जिसने दिया था वो 2 साइंटिस्ट थे, मतलब ऐसा जो मैंने बताया आपको वो बताने वाले 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया था। उसका नाम था फर्स्ट फ्रैंकलिन। क्या था? फ्रैंकलिन एंड चलिए फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए फ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन
एक्सरे डिफ्रैक्शन वो मेथड होता है जैसे अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल होता है, जैसे आप कहीं पे खड़े हो, एक्सरे जब आपके ऊपर पड़ता है तो आपके अंदर का पूरा बोन दिखाई देता है। सेम फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड बनाया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से क्या होता है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम एक्सरे भेजते हैं तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल कुछ कुछ हल्का हल्का वहाँ पे क्या होते हैं ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, हाँ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ऑब्जर्व होते हैं। जैसे आप खड़े हो, आपकी बॉडी में एक्सरेस पड़ रही है तो आपकी बॉडी के अंदर का क्या दिखता है, पूरा का पूरा बोन नजर आता है। वैसे ही हम किसी भी मॉलिक्यूल को देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के आने के बाद ही एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम आप सब जानते हो, कौन है? डीएनए को किसने खोजा था? डीएनए को किसने खोजा था? वॉटसन एंड क्रिक। कौन के खोजे थे? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था वो कौन सा था, किस पे था? बीडीएनए पे था। किस पे था? बीडीएनए। और जिसकी हम अभी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा है? बीडीएनए। तो बीडीएनए का क्या होना चाहिए? बीडीएनए हमेशा क्या होते हैं? राइट हैंडेड हेलिक्स होता है इसमें। कौन सा? राइट हैंडेड हेलिक्स, है ना। यानी ये राउंड कैसे घूमता है? इस तरीके से, राइट डायरेक्शन। ठीक है। दूसरा क्या पता होना चाहिए कि बीडीएनए के पास जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कितने होते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये बीडीएनए के अंदर आता है। ठीक है, वैसे डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं? तो डीएनए होते हैं 3 से 4 टाइप्स के, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए होता है। ठीक है ना। किसी किसी बुक में डी डीएनए भी दिया हुआ है। ठीक ठीक, हाँ मैं लिख देता हूँ। जो डीएनए के टाइप्स होते हैं, ओरिजिनल में डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक, टाइप्स ऑफ डीएनए, फर्स्ट आपका होता है ए डीएनए, दूसरा होता है बी डीएनए, तीसरा होता है सी डीएनए और फोर्थ होता है जेड डीएनए। क्या होता है? जेड डीएनए। अब कैसे पहचानोगे बी डीएनए, कैसे पहचानोगे ए है, कैसे सी और कैसे जेड है? तो याद रखना, एक हेलिकल के बीच का जो कितने रहते हैं नाइट्रोजन बेस के को गिन करके आप पता लगा सकते हो कि वो कौन सा डीएनए है। ठीक, जब भी ए डीएनए पढ़ोगे ना तो उसके अंदर 11 नाइट्रोजन बेस होता है। कितने? 11। बी डीएनए के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, इसमें होता है 9.8 नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस होता है, जबकि जेड डीएनए में होता है 12 नाइट्रोजन बेस। ठीक, और याद रखना जो क्या होता है, जो जेड डीएनए होता है वो होता है लेफ्ट हैंडेड। क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है इसमें। हाँ ठीक है, नॉर्मल हर डीएनए इस तरीके से घूमता है, वो कैसे घूमता है? उल्टा घूमता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, एग्जाम में आते ही नहीं है वैसे। तो जिसने डिस्कवर किया था उसने क्या किया था? बी डीएनए को डिस्कवर किया था। यानी इससे पहले जो हम जिसका स्ट्रक्चर बना के आप लोग को दिखा रहे थे वो कौन सा डीएनए? हाँ, बी डीएनए। ठीक है, बी डीएनए को खोजने वाले का साइंटिस्ट का नाम का क्या था? अभी लिखा था मैं, क्या था? वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था। ठीक, कब दिया था? 1953 में। किसका? डीएनए, बी डीएनए मॉडल दिया था। ठीक, देन उसके बाद इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1962 में। ठीक है, हाँ नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया था कि डीएनए ओरिजिन में होता कैसा है ना, डीएनए दिखता कैसा है, डीएनए के का पूरा मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ डीएनए के बारे में नॉर्मली पता लगाना कि एक डीएनए दिखता कैसा है। ठीक है, तो डीएनए कैसा होता है? एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। ठीक, एक दूसरे के अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है? राइट हैंडेड होता है। फिर दो नाइट्रोजन बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक हेलिकल, मतलब एक बार ऐसे राउंड करके ये दोबारा राउंड आएगा, उसके पहले जितने भी नाइट्रोजन बेस बीच में होंगे, यानी वन हेलिकल के अंदर जितने भी नाइट्रोजन बेस होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे? 10 नाइट्रोजन बेस होंगे, किसमें? बीडीएनए में। और उसका जो डिस्टेंस होगा वो 34 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, यानी अगर ध्यान से देखो तो ये मान के चलो ये वाली लाइन मेरे उंगली की, ये वाला जो लाइन दिख रहा है वो एक नाइट्रोजन बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस है, ये तीसरा नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, ऐसे ही 10 नाइट्रोजन बेस यहाँ लगे हुए हैं और यहाँ से यहाँ तक एक हेलिकल बनता है। और एक हेलिकल का डिस्टेंस कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। और ये दो नाइट्रोजन बेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक, उसके बाद
उसके बाद क्या बच रहा है, एक, यानी ये पूरा डीएनए है, मान के चलो इस डीएनए का ये विड्थ है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ दिखा रहा हूँ, ठीक है, चौड़ाई, ठीक, इतनी जो विड्थ होती है ये, वो कितना होगा 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका पूरा का पूरा डीएनए मॉडल का एक तो पूरी की पूरी थ्योरी बनती है, ठीक है, जिसमें आपको इसी के बारे में पूरा बताना है कि एक डीएनए में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होता। ये था अपना क्या, डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक। तो जो एक डीएनए जो होता है, एक डीएनए क्या बनता है, लास्ट ऑफ टाइम क्रोमोसोम्स बनता है ना। तो याद रखना, ठीक, याद रखना जो एक ह्यूमन डीएनए होता है ना, उसकी जो लंबाई होती है 2.2 मीटर लंबी होती है। तो आप ये सोचो 2.2 मीटर डीएनए जो इतना लंबा होता है वो ओरिजिनल में एक ऐसे सेल के अंदर आता है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता। तो ये कैसे पॉसिबल है ना। ये पॉसिबल इस तरीके का है कि जैसे अपन मान सकते हैं क्या, एक अपन धागा लेते हैं, ठीक है, थ्रेड लेते हैं नॉर्मल, तो क्या करते हैं, इतना छोटा सा थ्रेड अपन बहुत लंबे थ्रेड को इतने छोटे से उसमें अपन क्या करते हैं, लपेट लपेट के बहुत ज़्यादा स्मॉल कर देते हैं। सेम इसके साथ भी होता है। तो डीएनए अपना 2.2 मीटर लंबा ज़रूर है, लेकिन वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है, कंडेंस होता होगा, बहुत छोटा होता जाएगा। तो भले ही डीएनए आपका इतना लंबा ऐसा कुछ हो, ठीक, लेकिन ये बाद में कैसा होता जाता है, ये छोटा होता जाता है, ठीक है। और छोटा कैसे होगा, क्योंकि अगर थ्रेड देखो तो थ्रेड लंबा है, इसको छोटा करने के लिए अगर मैं इसको एक साथ ऐसे मिलाऊं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कचड़ा हो जाएगा, ठीक है। और कचड़ा हो जाएगा तो ये भी तो ज़्यादा ही दिखेगा ना, एक हिसाब से देखा जाए तो, है ना। तो इसका मतलब डीएनए किसी ना किसी में तो ऐसा चीज़ होगा जो डीएनए को लपेट के रखता होगा, जिसके कारण वो क्या होगा, छोटा छोटा शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कॉइल्ड होने के लिए कुछ तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि एक धागा ले लो उसको कॉइल्ड कर दोगे। एक धागा को तुम कॉइल्ड भी कैसे करोगे, एक धागा लिए लपेट ऐसे ऐसे करते गए तो ऐसे बंच बन जाएगा, लेकिन कॉइल्ड कहाँ बनने वाला है। प्रॉपर कॉइल करने के लिए क्या चाहिए, जैसे अपन को थ्रेड को लपेटने के लिए क्या चाहिए था, एक कुछ चाहिए जिसको मैं, जैसे उंगली के ऊपर अगर मैं 2 मीटर लंबा बांधूंगा तो मेरे को ये उंगली तो चाहिए ना लपेटने के लिए। वैसे ही एक डीएनए के पास क्या होता है, तो याद रखना डीएनए के पास एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, क्योंकि नाम में देखो ये क्या है, प्रोटीन, और प्रोटीन होने के कारण इसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होगा। ये हिस्टोन प्रोटीन बने होते हैं कितना, 8 प्रोटीन से, कितने, 8 प्रोटीन से, यानी ये कितने से बन के होता है, 8 मोनोमर्स, यानी 8 मोनोमर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और इस मोनोमर्स जो होते हैं अपने पास, ठीक है, जो 8 मोनोमर्स होते हैं वो 8 मोनोमर्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन मिलता है। सो एक स्पेशल टाइप का क्या मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है। और वो अमीनो एसिड कौन सा होता है, वो अमीनो एसिड होता है लाइसिन। क्या होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, आर्जिनिन। तो ये दोनों किस नेचर के होते हैं, याद रखना, ये दोनों के दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक। कैसे होते हैं, बेसिक। बेसिक होने के कारण इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसे होती है पता है, पॉजिटिव नेचर। कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेचर, ठीक है, किस नेचर के, पॉजिटिव नेचर। क्योंकि हमने पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि डीएनए किस नेचर का होता है, डीएनए को अपन क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ये किस नेचर का है, एसिड है। एसिड है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, निगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। अब बताओ नेगेटिव नेचर और पॉजिटिव नेचर ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इजीली कॉम्पैक्ट कर जाते हैं, इजीली। यानी अगर ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे होंगे, एक स्टोन, यहां पर मान के चलो क्या दिख रहा है, एक स्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए इजीली क्या करता है, यहां पर जाकर के ऐसे ऐसे लपेटा जाता है। फिर यहां पर एक और प्रोटीन आएगा, वो ऐसे करेगा, समझ में आया, ठीक। फिर एक और आएगा, फिर ये उसके में ऐसे लपेटाएगा,
अब ऐसे करके इसमें नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन लगते हैं और ये ऐसे ही कैसे बनाते जाते हैं, कॉइल्स बनाते जाते हैं, छोटा 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 छोटा, ठीक है, ठीक। और इस तरीके से ये और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। ये नॉर्मल दिख रहा है इसको, अगर इस तरीके से डीएनए जुड़ रहा है, इस तरीके से डीएनए बन रहा है, तो दो टुक वर्ड आता है, एक आता है प्रोकैरियोटिक में, कौन होता है, प्रोकैरियोटिक, और एक आता है यूकैरियोटिक। दो टाइप के सेल होते हैं अर्थ में, ठीक है, दो टाइप के सेल होते हैं, है ना। एक होता है बैक्टीरियल सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, या फिर जितने भी अपन फाइलम पढ़े हैं वो सब सेल। हर सेल के अंदर आप सबको पता है क्या चीज प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है ना। तो याद रखना, जो भी प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए होगा उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और जितना भी यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा उस डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम होने का सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि इसके पास क्या मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। इसके न्यूक्लियोइड होने का सिर्फ क्या रीजन है, इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ रीजन क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन का प्रेजेंट होना, समझ में आ गया, ठीक। न्यूक्लियोइड में कोई प्रोटीन नहीं होता, ठीक है, हाँ, विदाउट प्रोटीन, ठीक है। इस वजह से इसको अपन न्यूक्लियोइड नाम देते हैं, और जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियोसोम नाम देते हैं, ठीक है। यहां तक आया समझ में। और ये आगे चल करके जब ये इस तरीके से कॉइल बनाता है तो ये और भी ज्यादा क्या बनाता है, सुपर कॉइल्ड। क्या बनाता है, सुपर कॉइल्ड। और सुपर कॉइल बनाने के बाद बनाता है सोलेनॉइड्स। क्या बनाता है, सोलेनॉइड्स। और सोलेनॉइड्स आगे चल के क्या बनाता है, क्रोमोसोम। क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स। यानी ये आगे चल करके इस तरीके से समझ में आया। ये क्या बनता है, नॉर्मल। ये शुरू में क्या था, डीएनए। ये क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से सुपर कॉइल, सुपर कॉइल से सोलेनॉइड्स, सोलेनॉइड्स के बाद क्रोमोसोम्स। तो यहां तक आपका रेडी होता है पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। 2.2 मीटर डीएनए इस तरीके से कॉइल्ड बनते 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 क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमोसोम्स बनाने से पहले न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम बनने के लिए इसको हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होता है, हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होता है। और ये नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन से आपस में जुड़ते हैं, तब सुपर कॉइल्ड, सोलेनॉइड्स, लास्ट में क्रोमोसोम्स। हिस्टोन प्रोटीन बनाने के लिए दो मेजरली प्रोटीन होना, अमीनो एसिड होना जरूरी है, लाइसिन और अर्जिनिन, जो इसका पॉजिटिव नेचर। तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे तो आपस में क्या करेगा, एक तो बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक। ये देखो, इससे ज़्यादा डिटेल में अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जैसे ये जब 8 टाइप का जो प्रोटीन होता है ना, उसका नाम होता है H1, H2, ठीक, H1, H2B, फिर H3, H4, इस तरीके के प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। 8 प्रोटीन्स, हाँ, स्टोन प्रोटीन्स, ये पूरा नाम है जो भी इस प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है। हाँ, जिसको नहीं पढ़ना है फिलहाल, इसको पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं तुम लोग को। डिटेल में जाना चाहोगे तो जा सकते हो, ठीक है, शाबाश, ठीक। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फ्रैंकलिन ने एक्सरे रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन किया, डीएनए के बारे में पता लगाया, डीएनए को ईजिली समझाने के लिए किसका यूज़ किया, कौन से साइंटिस्ट का यूज़ किया, हाँ, 2 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से, वाटसन एंड क्रिक, है ना। वाटसन एंड क्रिक, जिसने कब दिया था, हाँ, मैंने दिया 1953 में दिया था, और उसके बाद उसको नोबेल प्राइज़ दिया 1962 में। यहाँ तक हो गया था खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बात ये आया कि यार सेल डिवीजन होता है, मॉडल दिया था, हेलिकल मॉडल, एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स को अपन देख पाए कि नाइट्रोजन बेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रैंकलिन, ठीक है, ठीक। तो यहाँ तक होने के बाद एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला यार डीएनए तो ठीक है आपने बता दिया, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक को। उसने ये बोला डीएनए रेप्लिकेट भी तो होता है, यानी एक डीएनए अपनी कॉपी भी तो बनाता है, और वही कॉपी तो आगे जाती है, पास होती है, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में तो हमने वही पढ़ा था, है ना। तो डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए इट्सेल्फ अपनी ही कॉपी बनाता है, इसका मतलब वो खुद को रेप्लिकेट करता है, यही कॉपी बनाएगा। अब यही कॉपी बनाएगा तो ये कैसे कॉपी बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि देखो एक डीएनए है, मान के चलो एक डीएनए है, ठीक, इस डीएनए को अपनी ही कॉपी बनानी है, तो इसका मतलब एक डीएनए कितने में कन्वर्ट होगा, 2 में कन्वर्ट होने चाहिए,
एग्जैक्ट से ये बोलता है। एक साइंटिस्ट को ये पता चला कि भैया डीएनए कॉपी बनाएगा, अब कॉपी बनाएगा तो जाहिर सी बात एक डीएनए कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और दही नहीं, दोनों के दोनों अलग अलग सेल्स में जाएंगे आगे, है ना। देखो, तो इसके वजह से एक नई थ्योरी निकल के सामने आई, एक नई थ्योरी निकल के सामने आई जिसको बोलते हैं अपन क्या, टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन कैसा होता है, यानी एक डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है ना। तो एक डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए 3 मेथड यूज करता है। एक होता है डिस्पर्सिव, ठीक, एक होता है कंजर्वेटिव, और एक होता है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक, इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड को किसने दिया था, याद रखना सेमी कंजर्वेटिव इंपॉर्टेंट है ना, इसे दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मान के चलो एक डीएनए है, मैंने येलो कलर से बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, है ना, अब इसका कॉपी हो रहा है, समझना, ये क्या कर रहा है, अपनी कॉपी बना रहा है। तो ये कॉपी कैसे बनाते हैं, ठीक, हाँ, समझ में आया। ठीक, तो ये कैसा नजर आ रहा है आप लोग को, ऐसा बीच बीच में नजर आ रहा है कि बीच में कुछ और फ्री है। तो उसने क्या बोला, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि येलो वाला ओल्ड डीएनए है, और जो रेड कलर का बना रहा हूं वो न्यू डीएनए, क्या है, न्यू, और जो येलो कलर का दिख रहा है वो कैसा है, ओल्ड है, वो कैसा है, ओल्ड है। ठीक है, इस तरीके से होता है, कैसा होता है, इस तरीके से, यानी कोई नया डीएनए कैसे बनता है, कुछ डीएनए कुछ पार्ट्स बस नया बनता है और कुछ पार्ट्स पुराने बनते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव मेथड। ठीक है, उसके बाद यही साइंटिस्ट जो इन्होंने खोजा था, यही साइंटिस्ट दोबारा क्या किए, दोबारा एक डीएनए का मॉडल दिए और बोले, हाँ हाँ, क्योंकि एक डीएनए जब तक न्यू डीएनए नहीं बनाएगा तो वो आगे चीजों को पास कैसे करेगा। क्या बोले, हाँ, कैसे बनेगा ना, ये इसी चीज के लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्पर्सिव मेथड, यानी जो साइंटिस्ट ने सोचा वो सोचा कि पहले हो सकता है कि इस तरीके से बनता होगा, है ना। उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिव मेथड लिया, और कंजर्वेटिव मेथड में उन्होंने बस क्या बोला कि हो सकता है यहां से एक डीएनए पूरा का पूरा पुराना रहता होगा और एक डीएनए पूरा क्या बन जाता होगा, नया बन जाता होगा। ठीक है, यानी इसको पूरा का पूरा उसने क्या कर दिया, न्यू बना दिया, और इसको क्या बना दिया, इसको क्या बना दिया, ओल्ड बना दिया। ठीक है, बाद में फिर यहां पर बनाने जा रहा हूं, ये आए कौन से, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जिसको बाद में ये बोला गया कि भैया सबसे सही मेथड कौन सा है रेप्लिकेशन का, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, क्योंकि इसको किसने दिया था, वॉटसन ने क्रिक ने दिया था। इनका मेथड इस वजह से ज्यादा सही माना जाता है क्योंकि जब मोस्ट ऑफ टाइम में देखा गया बार बार रेप्लिकेशन को, तो वो इसी तरीके का रिजल्ट सामने आ रहा था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में रिजल्ट सामने आया वो ये वाले मेथड का आया। ठीक है, हाँ, तो इसमें कैसा था कि इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड में यहां से एक डीएनए ऐसे पास हो जा रहा है, ये दूसरा ऐसे पास हो रहा है, और ये बना रहा है एक टांगा। ये बनाया अपना न्यू, कुछ समझ में आया थोड़ा सा, हाँ। देखो अब यहां पे क्लियरली एक चीज समझ में आ रहा है कि एक अलग है और दूसरा अलग हो रहा है, फिर वो जाकर के अपनी सिमिलर कॉपी बना रहा है। ठीक है, जिसमें से, हाँ, जिसमें से एक जो है वो न्यू है और एक जो है वो कैसा है, ओल्ड है, क्या है, ओल्ड, हाँ सॉरी, हाँ, तो इसको अपन न्यू, और रेड वाला कैसा अपन का, न्यू, और येलो वाला कैसा अपन का, ओल्ड। ओल्ड, ठीक है।
तो ये था टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको सबसे ज़्यादा सेमी कंजर्वेटिव, नाम देखो सेमी कंजर्वेटिव यानी आधा कंजर्व हो रहा है, आधा का ही कॉपी बन रहा है। फिर ये नेक्स्ट आगे जाएगा, आगे जाएगा, फिर ये डिवाइड होगा और जो न्यू होगा वो न्यू बनाते चले जाएगा और ओल्ड 2 ही तक बनेगा। यानी ये जितने बार डिवीजन करेगा उतने बार ओल्ड सिर्फ 2 ही रहेगा, बाकी हर क्या होते जाएगा, नया बनते जाएगा। ठीक है, अब देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना। अब ये जो न्यू और ओल्ड बन रहा है, नया पुराना जो बन रहा है, एक साइंटिस्ट को कैसे पता चलेगा कि कौन नया है कौन पुराना है? यहाँ तो मैं कलर से बता रहा हूँ, पूरा तो सेम दिखेगा क्योंकि डीएनए तो एग्जैक्ट बना रहा है। हाँ नहीं, बड़ा छोटा। इस मेथड को पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने यूज किया कौन सा, N15 रेडियो एक्टिव। क्या यूज किया? N15 रेडियो एक्टिव, यानी जो भारी वाला जो नाइट्रोजन होता है ना, हैवी नाइट्रोजन, इसे रेडियो एक्टिव लिखने के बजाय सबसे अच्छा मैं लिख सकता हूं हैवी नाइट्रोजन। ठीक है, क्या लिख सकता हूं? हैवी नाइट्रोजन। ठीक है, हैवी नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं यहां पर। हैवी नाइट्रोजन क्या करेगा? हैवी नाइट्रोजन क्या करेगा, जितने भी ओल्ड हैं उसमें क्या मिला हुआ है? हैवी नाइट्रोजन N15। ठीक, तो जितने भी पुराने रहेंगे उसमें कैसा बनेगा? N15। ठीक है, और जो न्यू रहेगा उसमें कैसा दिखेगा वो? N14। कैसा दिखाई देगा वो? क्योंकि हाँ वो N14 नॉर्मल रहेगा वो। ठीक है, ठीक, N14। ठीक, वैसा ही क्या हो जाएगा? N15। ठीक है, इस तरीके से अपने को ये पता चल जाता है, इस तरीके से साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि यार कौन नया है और कौन पुराना। हाँ नाइट्रोजन, अपन नाइट्रोजन को चेक किए, नाइट्रोजन को चेक करने से अपने को ये समझ में आया कि कौन पुराना कौन नया। ठीक है, लेकिन ये हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को यूज करता है अपनी कॉपी बनाने के लिए। समझ के देखना कि मेरे को रंग दिए कलर से, ठीक है, मैं कलर से रंगीन हो गया हूं, लेकिन मैं अपना जो पार्टनर चुन रहा हूं, मेरा जो पार्टनर होगा वो मैं नॉर्मल जगह से चुन रहा हूं, मैं खुद नहीं बाबू कर रहा हूं, है ना, मैं अपने अंदर में से काट करके बाहर नहीं निकाल रहा हूं। मैं अपनी कॉपी बनाने के लिए अपने कैरेक्टर्स को किसी बाहर के कैरेक्टर से मैच करके उसके अपने बगल में लाके खड़ा कर रहा हूं। तो जो बाहर में कौन सा नाइट्रोजन है? नॉर्मल नाइट्रोजन है ना। मैं भाई हाल हैवी हूं, लेकिन मैं वो कैसा रहेगा? नॉर्मल नाइट्रोजन होगा। और नॉर्मल नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के मैं क्या बना रहा हूं? एक न्यू स्टैंड बना रहा हूं। तो पुराना स्टैंड क्या हो गया? N15 पुराना, और N14 क्या हो गया? नया स्टैंड हो गया। नहीं, हम तब तक नहीं होगा क्योंकि एक बार हमने करते हैं मेथड, 10 बार नहीं करेंगे, अब छोड़ देंगे। वो बार बार N14 बनाते रहेगा। N15 बस 2 बार बनेगा, उसके बाद N15 ही बनेगा हमेशा। हाँ अभी मैं इसको दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, डिस्पर्सिव मेथड, कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव को कितने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, अब ये भारी और हल्का का कैसे पता लगाया गया? तो याद रखना, भारी और हल्का को देख के नहीं पता लगाया जा सकता। इसी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सेंट्रीफ्यूगेशन लेते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर डालते हैं सीजियम क्लोराइड। क्या डालते हैं? सीजियम क्लोराइड। ठीक है, इस सीजियम क्लोराइड के अंदर अपन क्या डिप करते हैं? इसको डिप करते हैं। किसको? हाँ, डिस्पर्सिव वाले को अपन क्या करेंगे, यानी इन सबको डालते जाएंगे अंदर। हाँ, इसके अंदर। ठीक है, हाँ ये केमिकल है। हाँ, इसके अंदर डीएनए को डिप करेंगे तो फायदा क्या है? डीएनए रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ, तो इजीली जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा, हल्का वाला ऊपर आ जाएगा। हाँ ठीक है, इधर देखना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कंफर्म कर पा रहे हो क्या कौन पॉजिटिव, कौन कितना न्यू कितना पुराना? नहीं ना, कंफर्म नहीं कर सकते इसमें। तो इसका अगर ग्राफ बनाऊंगा, यानी इसकी नहीं, इसको उठाया मैं, ये रेप्लिकेट कराया, ये बना, इसको उठा करके इसके अंदर डाल दिया। जैसे इसके अंदर डाल के क्या करूंगा? इसको घुमाऊंगा, सेंट्रीफ्यूज करवाऊंगा। क्या कराऊंगा? सेंट्रीफ्यूज। और जैसे ही सेंट्रीफ्यूज कराऊंगा, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों इक्वल लेवल के हैं, तो दोनों का जो मेरे को मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा?
एक ग्राफ में ऐसे मिल जाएगा, एक लाइन में मिलेगा, दो अलग अलग न्यू नहीं मिलेंगे, एक ही लाइन में मिल जाएगा। इस लाइन में मुझे सेम कैसा मिलेगा, ये देखो, अरे कहाँ गया, ये देखो कैसा मिला, एक साथ मिल रहा है, येलो, ठीक है, हैवी और वो दोनों साथ साथ आ गए। अब यहां पे देखो, यहां पर सेम चीज करूंगा, ये कौन सा है, डिस्पर्सिव। यहां पर क्या बन रहा है, एक ओल्ड बन गया, एक न्यू बन गया, ठीक है। तो ये दोनों कैसे रहेंगे, मेरे को अलग अलग मिलेंगे, और यानी जो भारी है वो मुझे कहां पे मिलेगा, नीचे मिलेगा, समझ में आ रहा है। और जो रेड वाला मिलेगा वो कहां पे मिलेगा मुझे, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन में। उसके बाद सेम यही वाला चीज इसके अंदर होगा, तो याद रखना भारी क्या है, भारी का नंबर बहुत कम है, भारी का नंबर बहुत कम है, यानी भारी सिर्फ दो से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे को येलो कलर मिलेगा वो क्या मिलेगा, थोड़ा सा पतला मिलेगा, थिन मिलेगा, क्योंकि दो ही ठोक बन रहा है। जबकि नाइट्रोजन कैसा मिलेगा मेरे पास, नॉर्मल वाला नाइट्रोजन, वो मिलेगा ऊपर, हाँ, वो मिलेगा ऊपर न्यू, और कैसा मिलेगा, थोड़ा सा थिक मिलेगा। क्यों, क्यों थिक मिल रहा है, क्योंकि बार बार जो कॉपी बन रहा है वो मेरा न्यू का बन रहा है, ओल्ड वैसा का वैसा रह जा रहा है, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन बन के आता है,
एक क्वेश्चन बन के आता है कि एक डीएनए है, मान के चलो इस तरीके से, ठीक है, 8 मिनट, अगर ये 8 मिनट में एक बार रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि 24 मिनट, बता रहा हूँ यार, कलर का इशू है यार। एक काम करता हूँ ना, उल्टा करता हूँ, हाँ ये सही है। ध्यान से देखना ना, हाँ मैं समझ रहा हूँ, कंफ्यूज हो रही हो ना, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, एक नया स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये दोनों के दोनों क्या थे, N15 थे, ठीक है, दैट्स ओल्ड, ठीक। ये जब कॉपी किए, इसमें से जो पुराना वाला था वो N को पकड़ा, यानी किसको पकड़ा, N14 को पकड़ा, और खुद कैसा था, N15 था। यहाँ पर कौन सा पकड़ा, N14 पकड़ा, ठीक। जब ये अपनी कॉपी बनाया तो N14 तो N14 ही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज होगा। N14 इसका ये वाला जो था, इधर समझना, इन लोग दो लोग अलग हुए, दोनों नया बनाए, ठीक। ये दोनों अलग हुए, जो पुराना वाला था N15 था, वो एक अपने लिए क्या बनाया, N14, लेकिन N14 तो N14 ही बनाएगा ना, ठीक। अब ये वाला अलग हुआ तो दोनों N14 ही रहेंगे, लेकिन N15 जब अलग होगा तो वो तो N15 के साथ N14 बनाएगा, और ये वाला N14 रहेगा। इस तरीके से हर बार जितने बार भी डिवीजन होगा, उतने बार मुझे न्यू की पूरा ओल्ड कितने मिलेंगे, सिर्फ 2 मिलेंगे, बाकी सभी क्या मिलेंगे, न्यू बनेंगे। अब इधर देखो, 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट, कितने बने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अपने को सब नहीं गिनना है, अपने को सामने वाले ने क्या बोला, 24 मिनट वाला बताओ, तो 24 मिनट बाद मुझे क्या मिल रहे हैं, कितने न्यू मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर कैसे मिल रहे हैं, न्यू, और 2 पेयर